गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे लेक्चर नंबर 14 के बारे में, सॉल्यूशन चैप्टर के क्लास 12 के। लेक्चर 14 में हमें डिस्कस करना है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। यानी अगर आपको याद हो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा पहला टॉपिक था, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहला टॉपिक था, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हमने पढ़ा दिया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्या वह बात हमारी ये होगी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, लेक्चर नंबर 14 के अंतर्गत ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो चलो बेटा देखते हैं ये तीन फैक्टर पर जो बातचीत हमारी आपकी होने वाली है वो क्या होते हैं और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है ऑस्मोसिस के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस के फिनोमेना के बारे में हमारी आपकी बातचीत होगी। सबसे पहले अगर हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करें, इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन बहुत समय से लोगों को रहता है, क्लियर नहीं हो पाता कि क्या है ऑस्मोसिस, कैसे पाई जाती है, कहाँ पर होती है। इस तरह के तभी सभी सवालों का जवाब हम आज के इस लेक्चर में आपको देंगे और आज शायद है कि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। आइए, ये आपका हमने कहा कि ये हमने सॉल्वेंट कंसीडर किया और इसको हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन। अब देखिए अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, दोनों बात है। हम कहते हैं इन दोनों को क्या करते हैं, हम इन दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करेंगे। ऐसे हमने इसको कट किया थोड़ा सा, हम कहते हैं उसके बाद हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों को इस प्रकार हमने कनेक्ट कर दिया और बीच में हमने कुछ इस प्रकार से एसपीएम लगा करके दिखाया कि हम यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का मीनिंग ये हुआ कि अब जैसे आप ये समझिएगा कि ऐसे अगर पार्टिकल्स की बात हम करते हैं तो अगर इस तरह से हम पार्टिकल की बात करते हैं तो इसमें सॉल्यूट भी कुछ इस प्रकार से बीच बीच में प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल भी इसमें प्रेजेंट है। और जबकि हम जो दूसरी बात कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं है, उसमें केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही प्रेजेंट है। यानी ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसमें केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल प्रेजेंट है। अब हम कहते हैं इसमें केवल सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तभी तो इसको सॉल्यूशन का नाम दिया गया। अब हमारा ये कहना था कि होगा क्या जब इन दोनों को हम कनेक्ट करके रखते हैं और यहाँ से हमने क्या किया, एक पिस्टन कंसीडर किया और इस पिस्टन को हमने इस प्रकार से इस बीकर में लगाया हुआ है। ये पिस्टन हमारा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। शुरुआती दौर की बात करें तो अभी हमने पिस्टन पर कोई प्रेशर नहीं दिया है, ये PATM पर रखे गए हैं। यानी सेम सिचुएशन यहाँ पर ही हमने इसको भी ले लिया, यहाँ पर ही हमने जो इसको लिया तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से पिस्टन लगाया बेटा और ये जो पिस्टन हमने लगाया इसको भी हमने PATM का नाम दिया। PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर SPM से कनेक्टेड सॉल्यूट और सॉल्यूशन को हमने रख दिया। खूब ध्यान से समझना, एक एक बात पर गौर करना, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, लेकिन परेशानी का इसमें कोई विषय आपके साथ नहीं होना चाहिए। हमने कहा PATM पर इसको, PATM पर इसको, दोनों को रख दिया। अब हमें समझना ये है कि ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। इन दोनों फिनोमेना को हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या केसेस हम इसके अंतर्गत बनाते हैं, उसके बारे में हम आपको देखो कैसे बताते हैं। हमने ये कहा कि अगर इन दोनों को इस तरह से बराबर के प्रेशर पर दोनों को रख दिया गया, जिस प्रेशर पर हमने सॉल्यूशन को रखा उसी प्रेशर पे हमने सॉल्वेंट को भी रखा, ऐसी सिचुएशन में अब कहीं कहीं किताबों में क्या लिखा है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बिल्कुल सही डिफिनीशन है। यानी हमने ये कहा कि अब जब ऐसे हम रखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना, यानी कि इस कंडीशन में होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि जब हम इस तरह से रख देंगे तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो प्योर सॉल्वेंट साइड से मूव करके सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इस फिनोमेना को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर किसी ने कहा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन,
फिर एनसीईआरटी ने बड़े प्यार से लिखा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बच्चा बिल्कुल फ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि कहने का मतलब क्या है। देखो कंसंट्रेशन की मीनिंग मोलरिटी होती है। अब वहां पर हमें यह समझना होगा कि ओवरऑल बात की क्या जा रही है, जरा ये समझना। अगली बात मैं लिखता हूं, हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये बात नहीं लिखी है, इसी से कंफ्यूज होते हैं। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज ऑस्मोसिस। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये देखना, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी बेटा यहां यह कहा गया था कि इसमें जो कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बताया जाता है वो क्या है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। यानी यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां सॉल्यूट है ही नहीं, प्योर सॉल्वेंट है केवल, और यहां पर क्या है, यहां पर सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, तो यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो नेग्लिजिबल है, लेकिन यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन जब किसी किताब में ये लिखा रहता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, वो एग्जाम तक में गलत लिख के आता, केवल इसीलिए। अगली डेफिनेशन बड़ी प्यारी सी बनी कि मूवमेंट, और आप पहली वाली यूज करिए, कहीं गलती नहीं होगी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम, अब दूसरा डेफिनेशन ये आया कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बेटा टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये अगली डिफिनीशन हो गई। अब जरा आप यहां समझिएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर क्या है, ज्यादा है, सॉल्यूट का क्या था, नेग्लिजिबल था। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, अब इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम हो गई ना, इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी, इधर क्या है, कम है। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, एक बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ये भी कह सकते हैं। यानी कि बड़ी प्यारी सी डिफिनीशन है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। आपको हमने ऑस्मोसिस बेहतरीन तरीके से समझाया, एनसीईआरटी की भी लाइन हमने बता दी, नॉर्मली भी समझा दिया कि क्या क्या केसेज इसके अंतर्गत बनती हैं। यानी सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट साइड से, कहाँ, सॉल्यूशन साइड में, किसके थ्रू हो रहा है, एसपीएम के थ्रू, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और बेटा सॉल्वेंट साइड में सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा है, तो इसलिए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या दूसरे टर्म में कह सकते हो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये भी तो पढ़ सकते हैं। तो जो ये हायर लोअर का चक्कर है ना, किताबें बड़ी कंफ्यूज की हैं। क्या कंफ्यूज की हैं, वो केवल लिखती फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दूसर की किताब तुरंत लिखती फिर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बच्चा फ्यूज हो जाता, कॉमन वाली डिफिनीशन लिखें। वहां पर ये स्पेसिफाई करना होगा कि हायर कंसंट्रेशन किसकी कह रहा है, तो बात तो दोनों सही हो गई। यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से यहां दो बातें की गई और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये पार्टिकल पास हो जा रहे हैं। और वैसे भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से छोटे पार्टिकल ही पास हो पाते हैं, बड़े पार्टिकल नहीं पास हो पाते, इसीलिए सॉल्वेंट इधर में नहीं आया है, केवल सॉल्वेंट ही
सॉल्यूट इधर से इधर नहीं आया, केवल सॉल्वेंट ही जा रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसकी हुई बेटा? ये ऑस्मोसिस कहलाती है। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब हमने कहा कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था किधर से? इधर से इधर, यानी कि सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा, यानी कि सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ पे सॉल्वेंट लगातार मूव करता चला जा रहा है। अब सवाल इसका आया कि अगर ये इधर से इधर मूव करता हुआ जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या पता चलेगा? हम जरा इस पर बातचीत कर लेते हैं। अब हमने कहा कि अगर ये इधर से इधर जा रहा है तो अगला कॉन्सेप्ट हमको क्या समझाया जा रहा है? फिर हमने कहा कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का जिक्र करें कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले हम तीनों समझा देते फिर एक एक करके पढ़ाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि हमेशा सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसी प्रक्रिया करें, कुछ ऐसा यूज लगाएं, ऐसा दिमाग चलाएं कि जो सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा है वो न आए, उसका मूवमेंट रुक जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो ऐसा क्या करें जिससे मूवमेंट रुक जाए? तो कहें प्रेशर लगाएं। कहें प्रेशर किधर लगाएं? कहें जिधर वो मूव करके आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगाते हैं, यानी ये जो PATM दिया गया इसके साथ हम पाई नाम का एक प्रेशर लगाते हैं, यानी पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। हम इस PATM, जितना प्रेशर इस पर था उतना ही इस पर था, हमने पिस्टन को दबाया। जब हमने पिस्टन को दबाया तो यहां कंसंट्रेशन बढ़ा, ऐसी केस में ये पार्टिकल निकल करके इधर की तरफ भागे, लेकिन अब ये SPM से पास हो नहीं सकते क्योंकि कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की लो है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? जब ये इधर जाकर नाली जाम कर दिए, ऐसी सिचुएशन में जो सॉल्वेंट इधर से इधर आ रहा था उसका आना बंद हो गया, है ना? इधर से प्रेशर बहुत लग गया। अब इधर से जब प्रेशर लग गया तो जो इधर से इधर रोज आ रहे थे, अब इनका आना क्या हो गया? बंद हो गया। और बेटा जब इनका आना बंद हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं? हम इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर exerted by piston on solution side to stop the osmosis, is known as ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी वह प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड से एक्सर्ट किया जा रहा है। किस लिए एक्सर्ट किया जा रहा है? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम दिया गया बेटे क्या, कि इसको हम नाम देते हैं कि इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी वह प्रेशर, ये जो पाई हमने लगाया, जिसको हम लगा करके ऑस्मोसिस को रोक रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दे देते हैं। अब यहां तक हमारे पास समझ में आ गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या। ठीक है, अब इसको समझाऊं तो एक और तरीका है, अपने पास एक फंडा है बहुत प्यारा सा। वो ये है कि कभी जैसे देखिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके यहाँ 2 सेक्शन होगा। अब एक सेक्शन में केवल बॉयज है और एक सेक्शन में बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। ध्यान से सुनना, ये 2 सेक्शन, इधर वाला सॉल्यूशन है, इधर वाला केवल सॉल्वेंट है। एक सेक्शन में केवल बॉयज थे और एक सेक्शन में बॉयज गर्ल्स दोनों थे। अब जिस सेक्शन में बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं वो तो सॉल्यूशन हो गया, और जिसमें केवल बॉयज हैं वो क्या है? सॉल्वेंट है। अब जब लंच होता है तो SPM मतलब दरवाजा, तो दरवाजे से क्या हो रहा है कि जो बॉयज की क्लास है उस क्लास के सारे बॉयज निकल करके कहाँ आ रहे हैं? वो बॉयज भाग भाग के इस वाले सेक्शन B में आ रहे हैं, यानी सॉल्यूशन साइड में आ रहे हैं। सॉल्यूशन साइड में वो आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ बॉयज की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ बॉयज की कंसंट्रेशन कम है। हमने कहा बॉयज मतलब सॉल्वेंट, तो बॉयज की कंसंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा से कम की तरफ बॉयज आ रहे हैं, यानी ये यहां से इनसे मिलने बतियाने आ जा रहे हैं। अब समझना, गर्ल्स लेकिन इधर से इधर थोड़ा ना, गर्ल्स मतलब सॉल्यूट, तो क्या लड़कियां इधर SPM से इधर जाएंगी क्या? नहीं, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन तो सॉल्वेंट की है ना, तो ये इधर सॉल्यूट क्या करने जाएगा? वो नहीं जाएंगे। यानी कि लड़कियों का मूवमेंट इधर नहीं हो रहा है, लेकिन लड़के इधर से इधर मूव करके चले आ रहे हैं।
ऐसी सिचुएशन में दोनों क्लास टीचर बिल्कुल फ्री है, फ्रैंक है, मतलब क्लास टीचर की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, उन्होंने प्रेशर नहीं अप्लाई किया, दोनों बिल्कुल आराम प्रस्त आराम से बैठे, उनसे मतलब नहीं है कि हमारी क्लास का बच्चा उस क्लास में क्या करने जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, जरा समझिएगा। ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि इधर का बच्चा इधर जाएगा, अब पिस्टन को उठाएगा, यानी क्लास टीचर को क्या करेगा, वो बहुत भाव नहीं दे रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि इधर हड़कंप मचेगी, इधर का मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तमाम चीजें होंगी। अब तो इस फेनोमेना को हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस कहा। जब इस क्लास के बच्चे बार बार इस क्लास में आ रहे हैं तो इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। एसपीएम से टकरा रहे हैं, पास होकर के सेक्शन बी में चले आ रहे हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना रहे हैं। कितना समझ पाए, यानी जब ये बच्चे इधर आएंगे सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घटेगी ना, यानी मोलैरिटी क्या होगी, सॉल्यूशन की बदलेगी। भाई पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, गाढ़ा था, क्योंकि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों थे। अब क्या हो गया, बॉयज की संख्या बढ़ने लगी, गर्ल्स की संख्या घटने लग गई, उसी वॉल्यूम के अंतर्गत ना। तो अब इस दौरान फिर क्या हुआ, बॉयज ने शिकायत की किससे, प्रेशर नाम के क्लास टीचर से। तो बॉयज जब शिकायत करते हैं कि सर ये लोग आते हैं और हमारा लंच खा जाते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, सर थोड़ा इनको समझाइए। तब यहां से क्लास टीचर ने प्रेशर लगाया, क्लास टीचर ने यहां से क्या किया, प्रेशर लगाया। जब क्लास टीचर ने यहां से प्रेशर लगाया तो जितना बॉयज उधर से इधर आया था वो सबको उसने वापस भगाया उनकी क्लास में। कहे हाँ यहां तक तो ठीक था, लेकिन क्लास टीचर ने इतना ज्यादा प्रेशर लगाया, कहा कि जब तुम उनको बुलाकर अपनी क्लास में लंच कराते थे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल तुम हो जाओ लंच करके आओ। एक समय तो टीचर ने प्रेशर लगाया तो इधर का बॉयज इधर आना बंद हो गया, लेकिन एक समय के बाद जब टीचर और प्रेशर लगाएगा, अब ध्यान से सुनना, टीचर ने और प्रेशर लगाया, टीचर ने इतना प्रेशर लगाया, कहा कि तुम रोज उनको बुलाते थे अपनी क्लास में लंच कराने के लिए ना, तो तुम हो जाओ लंच करके आओ। अब ऐसी केस में जब टीचर ने और प्रेशर लगाया तो यहां जो बॉयज हैं, यानी जो सॉल्वेंट है, पानी के पार्टिकल हैं, वो एसपीएम से मूव करके अब इधर जाने लगे, यानी अब लोअर है कंसंट्रेशन इधर सॉल्वेंट की, लेकिन प्रेशर की वजह से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से सॉल्वेंट सुने रहना, सॉल्यूशन के साइड में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कम थी, तो यहां से ये पार्टिकल मूव करके कहां जाएंगे, सॉल्यूशन साइड में, ये प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगे, क्योंकि जब यह प्रेशर पाई से ज्यादा पाने लगे, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो ऑस्मोसिस रुक गई थी, लेकिन उससे ज्यादा जब प्रेशर लगा दिया तो यहां से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो मूव करके इधर जाने लगे। क्या लड़कियां भी इधर जाएंगी क्या, नहीं, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल वो इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सॉल्यूट के पार्टिकल इस एसपीएम से पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जाएंगे, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या वाटर प्यूरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी अगली बात आई बेटा कि रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर हम कहानी समझाएं तो रिवर्स ऑस्मोसिस या वाटर प्यूरिफिकेशन क्या होता है, हम कहते हैं जब प्रेशर जो हम दे रहे हैं, अगर हमें प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, अगर यह पाई से ज्यादा हो जाए, अगर प्रेशर जो हम सॉल्यूशन के ऊपर लगा रहे हैं वह पाई से ज्यादा हो जाए, यानी कि जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे लगाएंगे तो ऐसी केस में सॉल्वेंट के पार्टिकल जो सॉल्यूशन साइड में प्रेजेंट हैं उनका मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट के साइड में होने लगता है। इस फिनोमेना को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, और इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहां पर होता है, हम कहते हैं इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। फिर से सुनना, ऑन अप्लाइंग प्रेशर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, या आप लिख सकते हैं ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन पाई, या ऐसे लिखिए व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन सॉल्यूशन then the movement of solvent particle from solution side to pure solvent side starts. This phenomena is known as reverse osmosis. इस तरह से आप लिखेंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट
टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की कहानी। तो कुल मिलाकर के हमने आपको पढ़ाया ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। जब P ATM बराबर होगा तो उस फिनोमेना को ऑस्मोसिस कहेंगे। जब P ATM जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हम लगा रहे हैं उसके साथ पाई को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन में जो मूवमेंट होता है यानी जो ऑस्मोसिस होती है वो रुक जाती है। और तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ पाई से ज़्यादा प्रेशर एक्सटर्नल कर देते हैं तो वह रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन बनती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हम जैसे P एक्सटर्नल है इसको हम P ATM के बराबर रखें, ध्यान से सुनना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको ऑस्मोसिस कहेंगे। दूसरा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप P ATM से ज़्यादा कर देते हो यानी ये पाई हो गया तो इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और तीसरा, अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर पाई से भी ज़्यादा कर दिया तो इसे क्या कहते हैं, ये थर्ड केस हो गई और इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो ये तीन तरीके की बातें हो गई। अब सवाल इसका है कि जो ये पाई आप लगा रहे हो, ये प्रेशर एक्सटर्नल वाला, आप कितना प्रेशर लगाओगे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, यानी जो पार्टिकल सॉल्वेंट के इधर से इधर आ रहे हैं अब कितना प्रेशर लगाया कि उनका मूवमेंट रुक जाए। अभी हमने क्लास टीचर वाला एग्जांपल आपको दिया था ना, तो कहा यह गया कि अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है तो हम क्या ऐसा कर दें, हम कितना प्रेशर लगाएं कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट रोका जा सके, यहां से कितना प्रेशर लगाएं, या किस बात पर डिपेंड करता है। तो बताया गया ये जो पाई की वैल्यू है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है, यानी कि सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, यानी कि इसमें कितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर इस सॉल्यूशन की मोलरिटी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा, सॉल्यूशन गाढ़ा ज्यादा होगा, शुद्ध शब्द में समझो, सॉल्यूशन चाशनी होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस पर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तब इसके मूवमेंट को आप रोक पाते हैं, अदरवाइज आप रोक नहीं पाएंगे। अगर सॉल्यूशन गाढ़ा नहीं हुआ तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप थोड़ा भी प्रेशर लगाएंगे तो भी ये रुक सकता है, यानी कि डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन क्या है। दोनों बात अगर हम आपको समझा रहे हैं तो कैसे समझा रहे हैं ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको और अच्छा समझा सकते हैं। जैसे मान लो एक नाली से पानी जा रहा हो, ठीक है, और कोई गड्ढा है, छोटा गड्ढा है, उसमें कचरा भरा। जब नाली से पानी जा रहा होगा तो कुछ देर तक तो पानी बड़े फोर्स से जाता है, वह पानी फोर्स से जाता है और उस कचड़े में मिलता चला जाता है, और वो जो कचड़ा जो बहुत कंसंट्रेटेड था वो डाइल्यूट होने लगा, पार्टिकल्स दूर दूर होने लगे, वह जो गाढ़ापन था उसमें वो खत्म होने लगा। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि दोनों का लेवल बराबर हो गया, लेकिन फिर भी कचड़ा इधर से मूव करके नाली की तरफ नहीं आता, क्योंकि नाली में पानी है ना, पानी कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, तो ये पानी अभी भी उसी कचड़े में जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि कचड़ा मूव करके इधर की तरफ आ जाए, है ना, वो नहीं आता। लेकिन अगर उस पर प्रेशर एक्सेस लगा देंगे तो उसका भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वही तो, एक बार प्रेशर एक्सेस लगाएंगे, जब देखो पूरा भर जाता है तो एक समय के बाद लगता है कि पानी जा तो रहा है, यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब हमें समझ में नहीं आता पानी जा रहा है कि नहीं, यानी कि वो ऑस्मोसिस स्टॉप होने की कंडीशन होती है। जब उधर फुलफिल हो जाएगा तो नाली जाम हो जाती है। अब नाली में जो पानी भर जा रहा था अब वो पानी अंदर नहीं जाएगा, अब क्या होगा, वो पानी नाली ओवरफ्लो होगी, बाहर निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस अब बंद हो गई। समझ में आ रहा है, ऑस्मोसिस अब बंद हो गई। लेकिन एक सिचुएशन ये भी आती है, अगर उधर से आपने प्रेशर लगाया तो ये कचरा अब नाली की तरफ आने लगेगा, तो वो क्या कहलाता है, वह आपका रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। ये पूरी प्रोसेस थी। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम प्रेशर दे रहे हैं इस सॉल्यूशन पर वो कितना दें। तो कहते हैं वो प्रेशर बेटा हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, यानी जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी मोलरिटी क्या है,
वह कितना गाढ़ा है इस पर डिपेंड करेगा कि हमें प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा। देखो बहुत गाढ़ा होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तब वह इधर की तरफ बढ़ेगा, तब उसको रोकेगा। और सॉल्यूशन बड़ा ढीला होगा, अगर कंसंट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूट होगा, तो फिर आप कम प्रेशर लगाओगे तो ये जाकर के इसको पकड़ लेगा और उधर से आने वाले पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप कर देगा। वो डिपेंड इस पर करता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो फिर आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो प्रेशर आपको कम लगाना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्मोटिक प्रेशर के अंतर्गत एक बड़ी प्यारी सी बात बताई गई, यानी कि यहीं से ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जनरेट हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने आपको समझा दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। अगर हमें यह समझ में आ गया कि बेटा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमने ये कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ये भी हम जान गए। और इसका फॉर्मूला होता है बड़ा प्यारा सा कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो पाई इज इक्वल टू जो सी आर टी है, इसको हम अगर समझाएं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी क्या है, कंसंट्रेशन है, यानी कि हम यहां से पढ़ सकते हैं पाई हमारा क्या है, तो हम कहते हैं पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन या मोलरिटी कह लीजिए, बड़े प्यार से मोलरिटी कहिए। अब देखिए 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। पहली वाली मोल फ्रैक्शन पर डिपेंडेंट थी, दूसरी और तीसरी मोलैलिटी पर डिपेंडेंट थी, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है बेटा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, बहुत प्यारा सा नाम इसका है, पहले से आप जानते आ रहे हैं, लेकिन बड़ा कंफ्यूज करता था ये थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के दौरान। क्या कंफ्यूजन था इसका, कंफ्यूजन ये था कि इसकी वैल्यू 0.0821 रखा जाए या 8.321 रखा जाए, तो वहां पर हमें डिपेंड करता है कि अगर किलो जूल में निकालना है तो 8.3 यूज करेंगे, नॉर्मल वैल्यू में निकालना है तो 0.0821 आर की वैल्यू पुट करते थे। टी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर हो जाएगा, उस केस में कितना दिया गया है, तो टी टेम्परेचर हो जाएगा, रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन या 298 केल्विन, जो दिया रहेगा उसको हम प्लेस करेंगे। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो ठीक है, आप कहते हैं पाई इज इक्वल टू सी क्या है, कंसंट्रेशन है, सी क्या है, कंसंट्रेशन है। अब हम कहते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना यहाँ मास नहीं है, यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आरटी होगा बेटा, ये होगा आरटी। अब हम कहते हैं कि यहां तक तो ठीक था सर, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब सॉल्यूट हमारा क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा, ये यही तो बात हुई ना, ये सेकंड है, ये क्या है, फर्स्ट है, तो सॉल्यूट हमारा क्या है, सेकंड कंपोनेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू आरटी हो गया ये, ठीक है। और यहां से हमने क्या पढ़ लिया, यहां से हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात की। अगर हमें वॉल्यूम ml में दे दिया जाए सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम कहते हैं अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम बड़े प्यार से इसका आंसर पाएंगे क्या, मास अपान मोलर मास, ये पढ़े, मास अपान मोलर मास। अब पूरा डिफाइन करके लिख रहा हूं, वॉल्यूम इन ml अपान 1000 इंटू आर टी, ये पढ़ेंगे। अब हम कहते हैं जब इसको और तोड़ेंगे, तो तोड़ते चलो, क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा W2 अपान M2, ठीक है, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 अपान वॉल्यूम इन ml इंटू आर टी। अब जरा समझना, आप इसको नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान वॉल्यूम इन ml इंटू आर हो गया। यानी कि पाई की वैल्यू और अच्छा सॉल्व करके बड़े प्यार से हमने एक बात लिखी, क्या बात लिखी, वो आपके साथ लिखी, आर टी यहाँ लिख दिया, प्यार से M2 नीचे लिखा, V यहाँ लिखा, ML यहाँ लिखा, और एक डिब्बा बनाया और उस डिब्बे के अंदर इसको घुसाया, और इसी प्रकार से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का यह फॉर्मूला प्रूव कर दिया। W2 हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और 1000 हमारा ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम पाई की वैल्यू को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कितने वॉल्यूम में कितने को डिसॉल्व किया गया, क्या करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं।
अब देखो इसमें ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, वो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता देते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे, अगर आपके पास बुक होगी तो एनसीईआरटी का एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, जो सवाल ये कहता है कि आप कभी कभी उस क्वेश्चन में कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको लिख करके बताते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, यानी आपको एक एक्वस सोल्यूशन प्रोटीन का दिया गया जिसका वॉल्यूम दिया गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से सुनना, 200 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है किसी प्रोटीन का। अब आपको नीचे बताया गया कि प्रोटीन का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, यानी कि यहां से जो प्रोटीन है उसका मास दिया गया कितना, 1.26 ग्राम प्रोटीन है बेटा M2। अगर प्रोटीन का नाम दिया होता तो हम M2 भी पता कर सकते थे, लेकिन प्रोटीन का हमें नाम नहीं दिया है, केवल ये बताया गया कि 200 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में 1.26 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया, उसमें कहा गया 1.26 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन उस प्रोटीन का नाम देता या फॉर्मूला दे देता तो हम M2 निकाल लेते, लेकिन फॉर्मूला दिया नहीं है। अगले स्टेप में बुक में आपके क्या क्वेश्चन दिया गया, कहा गया द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार, यानी कि यहां पर पाई की वैल्यू क्या दी गई है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ये क्या है, ये पाई की वैल्यू दे दी गई, M2 नहीं पता है। ठीक है, पाई पता हो गया है। और अगले स्टेप में इन्होंने क्या कहा कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अब हमें फर्स्ट में जो हम पहले W1 और M1 की बात करते थे, इन दोनों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि यहां W1 और M1 से कोई मतलब नहीं है। इस केस में आपको टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात आप जरा समझिए। हमने कहा अगर टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है, अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें W2 चाहिए था, W2 यहां नोन है, कहे हाँ। 1000 पता है, M2 नहीं पता, यानी कि ये M2 का चक्कर हो गया, यही M2 निकालना है। वॉल्यूम पता है, लेकिन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हम ml में कन्वर्ट कर देंगे। T कितना है, 300 केल्विन। R की वैल्यू नहीं पता है, यहां पर R की वैल्यू क्या रखोगे, 0.083। ठीक है, ये आपकी R यानी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहां से हम लिख लेंगे, कहें हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा सब तो सही है, पाई की वैल्यू 2.57 इंटू 10⁻³ बार दिया हुआ है। पाई क्या है, प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम सॉल्यूशन पे लगा रहे हैं, तो पाई भी हमें पता हो गया। अब हमारे पास जो लफड़ा आ रहा है वो M2 का है, लेकिन उससे पहले हमें वॉल्यूम तो ml में निकालना है। वॉल्यूम किस में चाहिए था, ml में चाहिए था। तो हम क्लास 11th में एक कन्वर्जन पढ़ते थे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो हमने कन्वर्जन पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स वाई 200 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, 200 ml। यानी कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या हो गया, 200 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml की बात की गई। और आप वैसे भी अभी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, तो वहां पर डेंसिटी अगर चाहे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे दी जाए, चाहे डेंसिटी आपको ग्राम पर ml में दे दी जाए, आप दोनों को एक्सेप्ट कर लेते थे कि नहीं। आप चाहे ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में दिया हो तो आप उसे ग्राम पर ml लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसीलिए हमने 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में 200 ml हो जाएगा। इसका मतलब बेटा देखो वॉल्यूम ml में पता चल गया कि नहीं तुम्हें, तो वॉल्यूम खट उठाकर 200 ml वहां पुट कर दोगे कि नहीं। अब बताओ क्या M2 नहीं निकाल पाओगे, इस M2 को इधर ले जाना, पाई को नीचे ढकेल देना, सॉल्व करोगे, आंसर निकल के चिल्लाता हुआ बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर के इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यानी कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंतर्गत जो बात हमें बतानी थी वो हमने आपको समझा दी, और ऑस्मोटिक प्रेशर में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह बेहतरीन और आसान सा तरीका है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हमने समझाया। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और है जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट्स ऑफ फैक्टर। तो एबनॉर्मल मोलर मास और वांट्स ऑफ फैक्टर की भी बात हम लोग कर लेंगे आने वाले लेक्चर्स में, यानी लेक्चर नंबर 15 में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 14 कंप्लीट हो गया है, 15th लेक्चर जो होगा उसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे कभी भी शॉर्ट वीडियोज के चक्कर में पढ़ करके अपना कैरियर बर्बाद ना करें।
कंटेंट वही टीचर आपको प्रोवाइड करेगा जो कंटेंट को पढ़ाएगा, तो उसकी वीडियो लॉन्ग होगी ही होगी। इस बात का ध्यान रखें। शॉर्ट वीडियोज के चक्कर में पढ़ करके चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास ना करें, अदरवाइज आपकी नॉलेज फीकी रह जाएगी और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या करेंगे, आप क्वालिफाई करने में अफसोस हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जितने भी YouTube पे शॉर्ट वीडियोस आपको मिल रही हैं उस पर बहुत फोकस ना करें, क्योंकि किसी टॉपिक को इतने कम समय में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें, शॉर्ट वीडियोज के चक्कर में पढ़ करके अपने समय और अपने कैरियर को बर्बाद ना करें। समय के साथ कंटेंट पर भी ध्यान रखें। आपको मैक्सिमम कंटेंट वही टीचर प्रोवाइड कर सकता है जो वीडियोज में टाइम देगा। इसलिए ध्यान से पढ़ें, सावधानी से पढ़ें, समझदारी से पढ़ें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सबको शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेक्चर 15 में हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।